हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले के ट्यूटोरियल्स में हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में हमने स्टडी किया था। किस प्रकार से इंटरनेशनल बॉडी है जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड को प्रमोट करती है, और कंट्रीज़ से कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उसको भी नेगोशिएशन के जरिए सेटलमेंट करने की कोशिश करती है। और फ्री ट्रेड का मतलब होता है, फ्री का अपोजिट हो गया यहाँ पे प्रेफरेंशियल, मतलब हम जिसको प्रेफर करें उसके साथ हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने ट्रेड को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, फ्री का मतलब ये है कि आपका ट्रेड नॉन प्रेफरेंशियल होना चाहिए। अगर दो कंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ से कोई कंट्री आके यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को शुरू करना चाहती है, या यहाँ से जाके कोई कंट्री वहाँ पे अपने प्रोडक्शन को शुरू करना चाहती है, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है दोनों के बीच में, तो वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। और टैरिफ्स को धीरे धीरे ख़त्म करिए, कस्टम ड्यूटीज़ को हटाइए, सब्सिडीज़ को ख़त्म करिए। ये सारी चीज़ें डब्ल्यूटीओ के रूल्स के तहत हैं। और डब्ल्यूटीओ के एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस पर आरोप लगता है डब्ल्यूटीओ पे कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर करती है, इससे फ़ायदा डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रति इसका ट्रीटमेंट अनफेयर है। और ये एमएनसीज़ को फेवर करती हैं, और एमएनसीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ की हैं ज़्यादातर। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा इसी पे बेस्ड है कि द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जिसके थ्रू लगभग पूरा का पूरा विश्व गुजर रहा है, क्योंकि कंट्रीज़ को कनेक्ट करने से ही ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है, और आज ये है, इट इज़ अ फैक्ट। और उसी ग्लोबलाइजेशन में जो बहुत बड़ी कड़ी है वो है एमएनसीज़ का ऑपरेट करना डिफरेंट कंट्रीज़ में, और वहाँ फ्री ट्रेड भी अपना रोल एक प्ले करता है। तो किस प्रकार से एक फेयर ट्रीटमेंट हमें ग्लोबलाइजेशन का मिले, मतलब कुछ को तो फ़ायदा है, कुछ को नुकसान है, तो किस प्रकार से एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स का। इसके फ़ायदे फेयर होने चाहिए, न्यायसंगत होने चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बेनिफिट पाने वालों में और जिनको बेनिफिट इसके नहीं हो रहे हैं। अगर इक्वल नहीं तो कम से कम फेयर होने चाहिए। तो ये देखते हैं बुक में क्या लिखा है। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स, जो हमने ऊपर पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ा था, अगर आपको ना याद हो तो ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़े थे यहाँ पे, गारमेंट वर्कर और साथ में कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार से राइजिंग कंपटीशन की वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं दे पेरिस आल्सो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए थे। और यहाँ पे कंपटीशन की वजह से अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जनरेट हो जाती है। और एक गारमेंट वर्कर यानी सुशीला का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। और एमएनसीज जो लोकल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती हैं, तो उसके भी हमने एक केस स्टडी की थी। तो उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं इस टॉपिक पे। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि द अबव एविडेंस इंडिकेट दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से सबको फ़ायदा नहीं हुआ है, मतलब इट हैज़ नॉट बीन फेयर टू एवरीवन। जैसे जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास स्किल है, वेल्थ है, तो दे हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो ग्लोबलाइजेशन से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, तो उसका फ़ायदा इन्हीं लोगों को ज़्यादा हुआ है, मतलब एजुकेटेड, स्किल्ड एंड वेल्थी पीपल। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें, देयर आर मैनी पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जिनकी है उनकी बात करें तो दे हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट्स। उन लोगों की बात हम कर रहे हैं हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट्स, जिन्हें इसके बेनिफिट्स नहीं मिले हैं बल्कि उनको नुकसान हुआ है। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, अब चूँकि ग्लोबलाइजेशन एक सत्य है जिससे हम भाग नहीं सकते। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हम ज्योग्राफी में भी इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ चुके हैं, और हमने देखा है और हम इसे समझ भी चुके हैं कि किस प्रकार से कंट्रीज़ रिसोर्सेज के स्पेस बाउंड होने की वजह से इंटरडिपेंडेंट हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर नहीं है, इन्हें डिपेंड होना ही पड़ता है। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से कंट्रीज़ कनेक्ट होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द रियलिटी। मैं आगे बढ़ने से फिर आपको पहले बता दूं कि ये हमारी चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, हमारी नोट सीरीज़ भी है, जहां पर हम इन्हीं चैप्टर्स के पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर, वो भी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम पे बेस्ड टॉपिक्स पे नोट्स बनाते हुए हमने एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम किस प्रकार से शेयर करा सकते हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन को कैसे हम फेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो आप कह सकते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि द सिचुएशन इन विच ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ग्लोबलाइजेशन से सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कि एक टीचर जाता है और एक क्लास को पढ़ाता है, उस क्लास में वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देता, वो जनरल टीचिंग करता है, सारे बच्चों को समान मान के टीचिंग करता है।
अब उसके बाद कोई कंपटीशन का फॉर्म भरना है तो सारे बच्चे भर सकते हैं, और उसके बाद कौन पास होता है कौन फेल होता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये है अपॉर्चुनिटीज़ बराबर देना। लेकिन यहीं पे बात ये आ जाती है कि इन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे कमज़ोर हो सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। कमज़ोर बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास चला सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इसी को आप समझ लीजिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ का कंसेप्ट है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, मतलब तरह तरह के उत्पाद बनाने वाले वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में खासकर इंडिया का हम लें तो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तो ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड नहीं है उतनी। अब जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर जायंट्स हैं लेकिन हार्डवेयर नहीं है, तो उतना डाइवर्सिफाइड नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो उसी स्थिति में अगर हमें कंपटीशन करा दिया जाए, नहीं जो जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन उतना नहीं हुआ है और बाहर से कंपनी आ जाएंगी, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, जो हमारी लोकल कंपनी जो ग्रो नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि एमएनसीज हावी हो जाएंगी उन पर, जिसकी वजह से टैरिफ्स का यूज़ किया जाता है कि बाहर किस प्रकार से जो इम्पोर्ट उसे हम महंगा कर सकें। तो जो टैरिफ वाला है ना, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की श्रेणी में आता है, और ये इसलिए होता है टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम द कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज़। उसी प्रकार से हम बच्चों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि भाई 4 बच्चों को अलग किया, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई, उनके लिए ज़्यादा मेहनत की। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें हमने एक्स्ट्रा क्लास में शामिल नहीं किया क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हेल्प करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए ये हो सकता है, इट इज़ गुड। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहला जाएगा कि हम भेदभाव कर रहे हैं बच्चों के बीच में। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसे खराब माना जाता है अगर हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं। तो फ्री ट्रेड में मतलब एक जैसा ट्रीटमेंट सबको दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई डेवलपिंग कंट्री है डेवलप्ड कंट्री है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल हम क्रिएट करें तो हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। दूसरी कोशिश हम ये कर सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। शेयर्ड बेटर मीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका हिस्सा पहुँचे। अब बात आती है गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसमें, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ ऐसे होनी चाहिए जो लोगों का हितों का ध्यान रखें, मतलब प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स। लेकिन इंटरेस्ट किसके? नॉट ओनली ऑफ द रिच, सिर्फ धनी लोगों के नहीं, सिर्फ पावरफुल लोगों के नहीं, बल्कि जितने भी देश में रहने वाले नागरिक हैं सबके हितों की देखभाल करने वाली पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और ऐसी पॉलिसीज़ बनती भी हैं, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जनरली। यू हैव रेड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स द गवर्नमेंट कैन टेक। आप इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट कैन इंश्योर, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो लेबर लॉज हैं, मतलब जो श्रम से रिलेटेड कानून है, मतलब जो वर्कर्स फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनको सेफगार्ड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए जिन्हें हम लेबर लॉज कहते हैं। तो उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब उनके वर्किंग आवर्स हैं, उनके ओवर टाइम की, उनकी पीएफ की व्यवस्था, हाइजीनिक कंडीशंस, मेडिकल लीव्स एट्सेट्रा, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फ़ायदे हैं वो तब मिलते हैं जब उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो अगर उन लॉज को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। हाँ, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो अभी बहुत बड़ी कंपनी के रूप में नहीं जाने जाते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना सकती है। मतलब टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट, जब वो कम्पीट करने की स्थिति में आ जाएँ तब तक हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट किसके थ्रू होता है? सब्सिडी के थ्रू होता है, या टैक्स में जो इंसेंटिव्स होते हैं, या और जो छूट गवर्नमेंट देना चाहती है। खासकर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हमने बात की थी पिछले ट्यूटोरियल में, वहाँ पर हमने देखा था किस प्रकार से वहाँ पर जो कंपनीज इस्टेब्लिश होती है उन्हें छूट मिलती है। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। और ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट को अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का यूज़ करना चाहिए। वही मतलब अगर ये बाउंड्री है, यहाँ इंडिया है, तो दूसरे देशों से आने वाली कंपनीज़, आने वाले इन्वेस्टमेंट पे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन बैरियर्स के जरिए। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ से बात की जा सकती है। डब्ल्यूटीओ पे हम डिस्कशन करके और दबाव डाल सकते हैं कि दे शुड अडॉप्ट फेयर रूल्स। और कहते हैं ना कि अंगुली से ज़्यादा मुट्ठी में ताकत होती है, तो गवर्नमेंट, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री और एक बड़ा देश है पूरी दुनिया में, 1 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ रहती है। तो इट कैन अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। वो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक यूनिटी डेवलप कर सकती है, क्योंकि अगर भारत झेल रहा है तो लगभग यही हाल और डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी होगा। तो जिन लोग के सिमिलर इंटरेस्ट्स आपस में मिलते हैं उनके साथ हम एक गठजोड़ बना सकते हैं, एक अलाइनमेंट कर सकते हैं, एक अलायंस तैयार कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और फिर हम डब्ल्यूटीओ का जो डोमिनेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, उसको चुनौती दे सकते हैं। मीन्स वी कैन फाइट विद दिस अलाइनमेंट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द डब्ल्यूटीओ। क्योंकि डब्ल्यूटीओ पे यही आरोप लगता है बहुत बड़ा कि इसके जो रूल्स हैं इनसे डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही फ़ायदा हो रहा है।
क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी जब उनके यहाँ जब इंडस्ट्रीज़ डाइवर्सिफाई हो रही थी तो उन्होंने भी धीरे टैरिफ्स का और बैरियर्स का यूज़ किया था और धीरे धीरे करके वो आज इस मुकाम पे पहुँचे। फॉर एग्जांपल यूएसए का एग्जांपल लें, ये डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज यहाँ पर हैं, लेकिन एक समय हमेशा इस लैडर के इस स्टेप पर नहीं था यूएसए, वो भी कभी डेवलपिंग स्टेज में था। धीरे धीरे वो चढ़ते चढ़ते एक सीढ़ी यहाँ पर पहुँचा है। अब अगर इंडिया उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, डेवलपिंग कंट्री है, वो भी इसी लैडर का यूज़ करना चाहती है, तो आप कहते हो नहीं वो लेटर का यूज़ मत करो, हम तो घसीट लेंगे इसको। एक सपोर्ट प्रोटेक्शन देना ही पड़ता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। तो जिस सीढ़ी पे चढ़कर यूएसए आज यहाँ पे है, उसी सीढ़ी को डेवलपिंग कंट्रीज यूज़ करना चाहती हैं, तो डब्ल्यूटीओ उन्हें ऐसा करने नहीं देती। एक एलिमेंट्री लेवल पे और एक एडवांस लेवल पे दोनों का मुकाबला अगर आप करा दोगे तो हावी हो जाएगा। लेट अस दिस वन आल्सो हैव एट लीस्ट ए स्टेटस ऑफ एडवांस्ड, देन वी कैन कम्पीट देम। तो डब्ल्यूटीओ पे जो आरोप लगते हैं तो उनसे फाइट करने के लिए हम अलाइनमेंट बना सकते हैं, क्योंकि देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अच्छा खासा वो मार्केट, कंज्यूमर मार्केट भी हैं जो एमएनसीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की। अरबों का व्यापार वो इंडिया में करती हैं, कितने कॉस्मेटिक्स बेचती हैं, कितने कोल्ड ड्रिंक्स बेचती हैं, घर घर में मैगी नूडल्स बनते हैं, कोई पीसी हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, सब बाहर का ही तो है। लेकिन अगर हम इन्हें इंडिया में ना आने दें, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंडियन कंपनीज ज़रूर इसको बनाने की कोशिश करेंगी, ग्रो करेंगी। लेकिन वो हो नहीं सकता अगर आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हो, और 164 मेंबर्स हैं जो नहीं है वो भी इसमें आना चाहते हैं। तो फ़ायदे तो हैं इसके कि एक छोटा सा कंट्री, एक बहुत बड़ा कंट्री है, अगर यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट यहाँ हो रही है, मतलब यहाँ की कंपनी इम्पोर्ट करना चाहती है यहाँ से कोई सामान, तो ये मना नहीं कर सकता। अगर डब्ल्यूटीओ के दोनों सदस्य हैं तो पावर मिलती है स्मॉल कंट्रीज़ को भी, एक्सपोर्ट की पावर मिलती है, लेकिन इम्पोर्ट करने से ये भी मना नहीं कर सकती अगर यहाँ की कोई कंपनी यहाँ पे आती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हर्ट होती हैं वहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज, दे आर नॉट एबल टू ग्रो एंड कम्पीट। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में मैसिव कंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाई पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द डब्ल्यूटीओ। इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस समझिए डब्ल्यूटीओ की मीटिंग जब भी कहीं होती है, बड़ी मीटिंग, तो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। कई एनजीओज हैं, संगठन है जो जाके यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के जहाँ पे मीटिंग हो रही थी उसके बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, और फिर उस प्रदर्शन की पावर की वजह से डब्ल्यूटीओ को कभी कभी अपने रूल्स में चेंज करना पड़ता है। मतलब पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इससे पता चलता है कि मतलब दिस हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट पीपल आल्सो कैन प्ले। तो गवर्नमेंट के साथ साथ लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, इसे हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था कि सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और बेनिफिट्स शुड बी शेयर्ड बेटर। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है लेबर लॉज को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करके, जो डोमेस्टिक कंपनीज उन्हें सपोर्ट करके, और चाहे तो वो बैरियर्स का यूज़ कर सकती है। साथ में पीपल भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग जस्टिस। ये देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मतलब सबको बराबर का हक है। ये हांगकांग में 2005 का सीन है। समिंग अप में भी हम देख लेते हैं क्या लिखा गया, कि हमने देखा ग्लोबलाइजेशन क्या, इसको स्टडी किया, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, सब पढ़ चुके हैं। और ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एमएनसीज भी अपना मेजर रोल प्ले कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन में, मतलब कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज़, मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि एमएनसीज कहाँ पे लोकेट होना पसंद करती हैं, मतलब लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो अपने कारोबार को फैलाना चाहती हैं, लेकिन कहाँ नज़र रहती है कि उनका प्रोडक्शन कितना चीप हो सकता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लो हो सकता है। इसी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, कि डिज़ाइनिंग किसी कंट्री में हो रही है, कंपोनेंट्स किसी कंट्री में बन रहे हैं, असेंबली किसी कंट्री में हो रही है। ये ठीक इसी वजह से होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होनी चाहिए। कस्टमर केयर कहीं और काम कर रहा है, कॉल सेंटर्स इंडिया में है, और तरह तरह के एग्जाम्पल में इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से इंग्लैंड में मैगजीन है, वो बिकती है लेकिन सारा काम उसका इंडिया में होता है। फोर्ड कार का हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। तो इनका प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे आईटी सेक्टर है, तो इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, क्योंकि इनको अब सबको मैनेज करना, कंट्रोल करना, आपस में इंटरलिंक करना, इंटीग्रेट करना प्रोडक्शन प्रोसेस को, दैट इज़ स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो उसमें आईटी सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पर हमने देखा कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसने भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया है बाय रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड, जो डब्ल्यूटीओ की एक कंडीशन है कि आप जितने भी बैरियर्स हैं वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर उसे हटा दीजिए। एट द इंटरनेशनल लेवल डब्ल्यूटीओ हैज़ पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़। किस प्रकार से डब्ल्यूटीओ प्रेशर डालता है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे कि वो अपने ट्रेड को लिबरलाइज करें। हमारे यहाँ 1991 के समय से ही हमारे यहाँ
एक प्रकार से हमारी कंट्री लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देती चली आ रही है। दैट इज़ वाई वी सी मोर एंड मोर MNCs इन इंडिया देन इट वाज एटलीस्ट 30 ईयर्स एगो। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इससे फ़ायदा कंज्यूमर्स को तो होता है, लेकिन वो भी कौन से कंज्यूमर्स को? वेल ऑफ कंज्यूमर्स को। कैसे फ़ायदा होता है? दे गेट चॉइसेस एट कम्पिटिटिव प्राइसेस, मतलब लेस प्राइसेस। तो इससे वेल ऑफ कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होता है जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है और वेल्थ है, मतलब पैसे वाले लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स हैव सफर्ड, जबकि बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें ग्लोबलाइजेशन के नुकसान उठाने पड़े हैं। और क्यों नुकसान उठाना पड़ा है? कंपटीशन की वजह से, क्योंकि कंपटीशन में उनकी कंपनी पीछे रह जाती है और उसकी यूनिट्स बंद हो जाती हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो सब कुछ पढ़ने के बाद हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचे थे, तो वहाँ हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन फेयर होना चाहिए। और फेयर कैसे हो सकता है? जब सबको बराबर के मौके मिले आगे बढ़ने के, और जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के दे आर शेयर्ड बेटर। तो इन दोनों चीज़ों को हम मत भूलिए कि व्हाट इज़ फेयर ग्लोबलाइजेशन, दैट इज इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एंड द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड इन अ मच बेटर वे, मीन्स बेनिफिट्स रीच मोर एंड मोर पीपल। ओके, तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। स्टडी वेल टू स्कोर वेल।